हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैगजीन के नेक्स्ट पार्ट को लेकर आया हूं, नेक्स्ट सीरीज को लेकर आया हूं, जिसमें हम इकोनॉमी और उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। आज की जो पार्ट है उसमें तीन पार्ट हम कवर करेंगे। हम इकोनॉमी को भी कवर करेंगे, हम पर्सन इन न्यूज को भी कवर करेंगे और हम इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स को भी क्या करेंगे, कंप्लीट करके चलेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दैट। मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार सारे पार्ट्स को कवर कर लीजिए। मंथ की पूरी थॉरली न्यूज को मैंने कवर किया है। ठीक है, अगर कोई सजेशन है तो प्लीज राइट डाउन अ कमेंट, वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। चलिए, आज के पहली न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज हमें क्या कह रही है? मूडिस पिंच ग्रोथ रेट टू 7%। आई होप आपने शायद अब तैयारी करते हो उसके नाम के बारे में सुना हो कि मूडीज क्या है। ठीक है, अमेरिका की एक टॉप फिनटेक कंपनी है जो हर साल आपको क्या करती है, रेटिंग्स देती है, आपकी ग्रोथ प्रिडिक्ट करती है कि कितने ग्रोथ रेट से आप प्रिडिक्ट करोगे, आपकी जीडीपी कितने रहने वाली है। ठीक है, तो इन्होंने इस बार इंडिया के ग्रोथ रेट को क्या बताया है, आपके पास 7%। ठीक है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है मूडी, जिसने इंडिया की जीडीपी की प्रोजेक्शन जो 2022 में की थी उसने 7% पे उसको लेकर आया। पहले उसने प्रोडिक्शन कितनी की थी? 7.7% की। ठीक है, प्लस ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपके आईबीपीएस एसबीआई के मेंस में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि मूडीज ने क्या रेटिंग दी है, वर्ल्ड बैंक ने क्या रेटिंग दी है। ठीक है, किसी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या रेटिंग्स दी हैं, क्या उसने उसकी ग्रोथ रेट को प्लस माइनस किया, तो ऐसे क्वेश्चंस वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, earlier as the global slowdown and the rising domestic interest rates are expected to dampen the economy मोमेंटम। अब दुनिया जहान में हम देख रहे हैं कि ग्लोबली स्लो डाउन होना शुरू हुआ है। अच्छा, फेडरल रिजर्व्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट बार बार बढ़ते जा रहे हैं, जिसका एक इफेक्ट आपकी इकोनॉमी के ऊपर जरूर पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, फूड शॉर्टेज का भी इशू हुआ है। तो ओवरऑल ये सारे फैक्टर्स मिलकर कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर करेंगे इंडिया को। तो जहां पहले इंडिया की प्रिडिक्शन की गई थी कि 7.7% ये ग्रोथ रेट रहेगा, वो ग्रोथ रेट जो रेट है वो रिड्यूस होकर कितने पर आ चुका है, आपका 7% पे आ चुका है। ठीक है, चल नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन अप बाय 7.7 मीट्रिक टन। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा न्यूज है क्लास। भारत के प्रोस्पेक्ट से अगर हम बात करते हैं, यूनियन मिनिस्ट्री जो एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की, उन्होंने बताया है कि इस बार जो हमारी प्रोडक्शन हुई है फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, वो पिछले साल के कंपैरिजन में 7.7 मीट्रिक टन हमारी क्या हुई है, ज्यादा हुई है। ठीक है, तो ये एक अच्छा मिलियन टन हमारे पास ज्यादा हुई है अगर पिछली बार की बात करते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम देखे जाए तो ओवरऑल ये जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें से हमारा जो फ्रूट्स का एस्टिमेशन है वो 107.24 रहेगा और वेजिटेबल्स के आसपास कितना रहेगा, 204.84 मिलियन टन। ठीक है, तो भारत में अब देख रहे हैं हम लोग महारत हासिल हो रही है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को लेकर। ठीक है, थोड़ा सा इसके सबस्टैंडर्ड को लेकर इशू रहता है। अगर मैं ग्लोबल लेवल की मार्केट की बात कर रहा हूं तो भारत उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू या बाकी मेथड्स के थ्रू, अच्छे फर्टिलाइजर्स के थ्रू इसकी क्वालिटी को भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। क्वांटिटी है हमारे पास, थोड़ा सा क्वालिटी को लेकर जो इशू है उसको भी टाइम टू टाइम क्या किया जा रहा है, ध्यान रखा जा रहा है और उसको सॉर्ट आउट करने की बात चल रही है। फोर्थ, एडवांस एस्टिमेट ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ठीक है, दुनिया जहान में जहां पे हमें फूड शॉर्टेज दिख रही है, इंडिया का वहीं पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा आया है। ये भी एडवांस एस्टिमेट है, इससे ज्यादा जाने की उम्मीद है। ठीक है, as per the fourth advanced estimate of production of major agriculture crops for the year 21-2022 released by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, इनका एक एस्टिमेट है कि इस बार जो आपका फूड प्रोडक्शन टोटल रहने वाला है वो 315.72 मिलियन टन रहेगा, जो कि पिछले बार के 4.98 मिलियन टन, अप्रोक्सीमेट 5 मिलियन टन ये ज्यादा है अगर मैं बात करता हूं। ठीक है, तो इसमें आपके राइस, मेज, ग्राम्स, पल्सेस, रिप सीड्स एंड मस्टर्ड ऑयल सीड, शुगर क्रेन, ये टोटल प्रोडक्शन राइस आपकी एस्टिमेटेडली है कि ये ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और वीट का तो अप्रोक्सीमेट एक तरह से रिकॉर्ड बनने वाली बात हो रही है कि 106.84 मिलियन टन के आसपास का प्रोडक्शन एस्टिमेटेडली हमारे पास रहने वाला है। ठीक है, तो अच्छी न्यूज है। भारत की प्रोस्पेक्ट से बात की जाए, इकोनॉमिकली ये ग्रोथ कर ही रहा है। रशिया टॉप्स इन फर्टिलाइजर्स एक्सपोर्ट्स। बड़े लंबे समय से इंडिया और रशिया एक दूसरे को कोलैबोरेट करते चले जा रहे हैं। इतने सेंसिटिव टाइम के अंदर भी इंडिया ने रशिया का साथ नहीं छोड़ा है। ठीक है, पुराने पे बैक्स हैं जो आज वापस किए जा रहे हैं। कहते हैं ना, किसी का एहसान कभी रहा हो तो उसको कभी तो चुकाना पड़ता है ना, तो अब वो चुकाने का वक्त आ रहा है। बेनिफिट हमें भी हो रहा है कि क्लास की बहुत सारी कंट्रीज अब इंडियन रुपी को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल, एक ट्रेड ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल करने की बात कर रही है, जैसे रशिया कर रही है। रिसेंटली श्रीलंका ने इंटरेस्ट दिखाया कि अब वो इंडियन रुपी में ट्रेड करना चाहते हैं।
इसका बेनिफिट ये है क्लास, अगर इंडियन रुपी की मार्केट में डिमांड हो जाएगी तो हम नेचुरली हमारा जो रुपी है वो स्ट्रॉन्गर होता चला जाएगा। अभी इंडिया इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी सॉफ्ट करेंसी में फॉल करती है। अगर ये ट्रेंड ग्लोबल लेवल पे चलता चला जाता है तो कहीं ना कहीं इंडिया हार्ड करेंसी की तरफ अपने स्टेप्स बढ़ाएगा। मैं भी सिर्फ स्टेप्स बढ़ाने की बात कर रहा हूँ क्लास, ये मत समझना कि मैं कह रहा हूँ कि इंडिया सडनली हार्ड करेंसी में बन जाएगी। इट विल टेक अ लॉन्गर लॉन्गर टाइम, बहुत लंबा समय है। और जो करेंसीज ऑलरेडी वहां है वो इतनी जल्दी चाहेंगे नहीं कि रुपी इतनी जल्दी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। बट स्टिल वी आर ट्राइंग, ठीक है, तो ये अच्छा है। इसी तरीके से एक न्यूज ये भी है कि चाइना को पीछे छोड़कर रशिया अब सबसे पहले नंबर पे आ गया भारत की फर्टिलाइजर्स को एक्सपोर्ट के मामले में, ठीक है, जो भारत को एक्सपोर्ट्स मिलते हैं, ठीक है। 371% का जो सर्ज आया है वो हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो वैसे इंडिया फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करता है लेकिन क्लास हम डेफिशिएंट रहते हैं, स्टिल हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं फर्टिलाइजर्स, ठीक है। बट इसमें अब आपको याद रखना है चाइना को पिछाड़कर आपका रशिया पहले नंबर पर आ चुका है, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट टू इश्यू ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है। जनरल भाषा में बात करते हैं क्लास। आपकी जो गवर्नमेंट है वो आने वाले समय के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर काफी ज्यादा क्यूरोस है, उसको लेकर वो काफी सेंसिटिव भी है। इसके लिए इन्होंने ग्रीन बॉन्ड्स इश्यू किए। देखो, ग्रीन बॉन्ड सिंपली है क्या? ग्रीन बॉन्ड्स वो होते हैं जब आप ऐसे बॉन्ड्स इशू करते हो जिसमें डेवलपमेंट किस तरीके की होगी, सस्टेनेबल होगी, इको फ्रेंडली होगी, ठीक है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए बॉन्ड दे रहे हो, आप सोलार पावर्स के लिए बॉन्ड दे रहे हो, ठीक है, ग्रीनरीज के लिए बॉन्ड दे रहे हो, फॉरेस्ट मेंटेनेंस के लिए बॉन्ड दे रहे हो, बॉन्ड्स इशू कर रहे हो। यानी ये जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। जो हमारे इन्वायरमेंट के इशू है, ग्लोबल वार्मिंग के इशू है हमारे, ठीक है, ड्रॉट के इश्यूज हैं, ओवर फ्लडिंग के इश्यूज है, इन सब इश्यूज को काउंटर करते हुए हम ऐसी डेवलपमेंट करना चाहते हैं ताकि हम नेचर के साथ हैंड बाय हैंड चल सके। ऐसा ना हो कि देयर इज अ गैप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमैनिटी। अभी है, ठीक है, रिसेंटली एक मूवी बहुत बड़ी हिट हुई कांतारा, उसमें भी उसने एक चीज को ही दर्शाने की कोशिश की कि नेचर और इंसान के बीच में जब गैप आ जाता है देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो ऐसी चीजों को काउंटर करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए थे, तो इंडिया उसके लिए काफी सीरियस है। तो ये पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स होंगे जिसके अंदर कार्बन एमिशन और इंटेंसिटी को कम करने की बात की जाएगी, ठीक है। और द सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स विल बी रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जीज, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एंड द वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड ग्रीन बिल्डिंग्स अमंग द अदर्स। जो मैंने आपको बताया कि यही सब चीजें हैं जो आपके पास रहेंगी। अप्रोक्सीमेट इसका पहला जो आपका ट्रेंच है वो 16,000 करोड़ का रहने वाला है 31 मार्च 2023 तक। लेट्स सी आगे कहां तक जाता है, ये जाएगा, बहुत आगे जाएगा क्लास। ये जस्ट एक शुरुआत है अगर मैं ग्रीन बॉन्ड्स के टर्म में बात करूं। चलिए, अब देखते हैं पर्सन इन न्यूज इस मंथ के कौन से इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज में रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करता हूं तो अगेन वर्ल्ड के सबसे मोस्ट पॉपुलर लीडर के तौर पर उभर कर आए हैं 77% वेटिंग के वेटेज के साथ, ठीक है। तो ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग जो रिलीज हुई है, यूएस बेस्ड एक कंसल्टेंसी है जिसने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है, ठीक है। सो मॉर्निंग कंसल्ट, और तो इन्होंने माना है कि पूरा डाटा कैलकुलेट किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड 16 से 22 नवंबर के बीच में जो वोटिंग हुई थी। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे चहीते लीडर हैं विद 77% ऑफ द वेटेज ऑफ द वोट्स। इट्स अ बिग नंबर क्लास, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, जनरल अब्देल फताह अल सीसी जो कि इजिप्ट के राइट नाउ प्रेसिडेंट है, ये 2023 में भारत में होने वाले आपके गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट रहेंगे, मुख्य अतिथि रहेंगे। इजिप्ट के साथ हमारा डिफेंस रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है। इंडिया ने इजिप्ट को ऑफर भी किया कि हम लोग तेजस आपके यहीं पर बना के देंगे आपको, यू डोंट हैव टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया। हम आपकी टेक्नोलॉजी आपकी लेबर का इस्तेमाल करेंगे और आपको वहीं पर हम डिप्लॉय रफाल सॉरी तेजस जो है वो बना कर देंगे। तो डिफेंस से रिलेटेड भी हमारी काफी अच्छी डील चल रही है। तो उसका एक नतीजा आप देख रहे हो कि इस बार जो है आपके जो प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट है ही विल बी द चीफ गेस्ट। नेक्स्ट, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये गुआना के प्रेसिडेंट हैं। इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्लास, ठीक है। तो ये 8 से 10 जनवरी जो इस बार इंदौर मध्य प्रदेश में होगा उसके चीफ गेस्ट रहेंगे आपके पास, ठीक है। तो आपको याद रखना है। सो काफी अच्छा इवेंट है आपके देश में। ये 9 जनवरी 1915 जब महात्मा गांधी भारत में आए थे तो उसको ही समर्पित है, ठीक है। तो उसके लिए इस बार जो पर्सन एज अ चीफ गेस्ट बुलाए गए हैं दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ गुआना, दैट इज डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज बुक्स एंड ऑथर, जो इस पिछले मंथ की इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं उसमें से कुछ खास तरह से इंपॉर्टेंट है, मैं आपको उसका बताता हूं कि कैसे है। चलिए, सबसे पहले नालंदा अंटिल वी मेट अगेन, गौतम बोरा, ये काफी रिनाउंड ऑथर हैं क्लास जिन्होंने बुक लिखी। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ लव स्टोरी। द पर्सन नालंदा, यहाँ पर बात हो रही है कि वहां पर आके वो लोग वापस मिलते हैं, तो कुछ ऐसी स्टोरी है ये। गौतम बोरा ने बुक लिखी है, पहले भी इनकी बुक, पहले वाली बुक भी अक्लेम्ड है, तो इंपॉर्टेंट है क्लास ये बुक।
विनिंग द इनर बैटल बाय शेन वॉटसन, अ फॉर्मर क्रिकेट वेटरन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। प्लस जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन कोई बुक लिख देता है ना, तो मैंने सीजीएल में ये ट्रेंड बहुत कॉमन देखा है कि सीजीएल के अंदर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब वो कोई बुक लिखते हैं या अपनी कोई ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी दे देते हैं। तो इंपॉर्टेंट बुक है शेन वॉटसन की विनिंग द इनर बैटल। नेक्स्ट इज ब्लड मार्क बाय ट्रेसी डॉम, द लॉस्ट मेटल बाय ब्रेंडन सैंडरसन, द प्रिजन बाय पेरिस, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया बाय रेनी नेबा। ठीक है। नेक्स्ट, इंजीनियर्ड इन इंडिया ऑटोबायोग्राफी बाय बी आर मोहन रेड्डी, द लाइट वी कैरी। अगेन ये पूछा जा सकता है, ये मेमोरीज हैं मिशेल ओबामा जो कि फॉर्मर फर्स्ट लेडी यानी कि बराक ओबामा की वाइफ रही हैं, तो उन्होंने अपने व्हाइट हाउस के पूरे टाइम के बारे में लिखा है। ठीक है। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग द अनसर्टेन टाइम्स। ठीक है, मिशेल ओबामा इंपॉर्टेंट है क्लास। द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री बाय सिमोन बेगाग। ठीक है। तो ये एक ब्रिटिश नोटेड हिस्टोरियन है। ठीक है। इन्होंने दुनिया जहान के इंपॉर्टेंट फैमिलीज को कंसीडर किया, जैसे मुगल फैमिलीज को ले लिया, हिटलर की फैमिली को लिया, स्टालिन की फैमिली को लिया, उनके बेसिस पर हिस्ट्री लिखी हुई है। तो इंपॉर्टेंट बुक है क्लास, पूछी जा सकती है, द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री। द वर्ल्ड वी मेक बाय एन के जेमिनसन। ठीक है। द रेवोल्यूशनरी बाय सैमुअल एडम्स एंड बाय स्टेसी स्टीफर्ड। ठीक है। तो ये सारी की सारी बुक्स हैं क्लास इस मंथ की जो इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इसमें से कुछ मार्क कर देता हूं। जैसे कुछ बुक मेरे प्रोस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पूछे जाने के चांसेस आपके पास बन रहे हैं। ये चार बुक्स हैं जो मुझे लग रहा है पर्सनली ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकती हैं। ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम दिस सेक्शन। हमारा एक सेक्शन अभी रह गया है, दैट इज फ्रॉम द इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द लास्ट मंथ। उसको भी हम डिस्कस करेंगे, विद थीम्स डिस्कस करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने का। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।